साल 2013 की वो दर्दनाक सच्ची घटना जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आपने हैवानियत की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाएंगे और हो सकता है अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाए। साल 2013 में जब इस घटना की खबर देशवासियों के सामने आई, तब देश के हर कोने में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान केस की पैरवी कर रहे वकील ने इसे महिलाओं के खिलाफ किए गए सबसे क्रूर अपराधों में से एक बताया था। वहीं जब जज ने फैसला सुनाया तो उनकी कही गई कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सुनकर अदालत में मौजूद कई लोगों की आंखें भर आई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये घटना कहां की थी और अदालत में ऐसा क्या कहा गया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया? हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम यहां से नहीं हटेंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस पूरी कहानी को क्रमवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हमें इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना या उनको नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जागरूक और सतर्क करना है ताकि उनके साथ कभी ऐसा घटित ना हो। दोस्तों, इस पवित्र कार्य के लिए कृपया सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं ऐसी ही सच्ची घटना पे वीडियो लाकर आप लोगों को हमेशा जागरूक करता रहूं। दोस्तों, तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो यह दिन ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन दिल्ली के नरेला इलाके में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर यात्रा करने जा रही थी। घर से दूर जाने की वजह से मन में हल्की घबराहट जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी थी और गर्व भी। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसका सपना था कि वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बने। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने कड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने आवेदन किया, परीक्षा दी और उसमें वो सफल रहे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रीति को नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चयन कर लिया गया। यह खबर उसके पूरे परिवार के लिए गर्व का पल थी। अब सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। प्रीति को मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना कार्यालय में रिपोर्ट करना था, जहां उसे आईएनएस मुंबई में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से वो मुंबई जा रही थी। परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए उसे छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। निर्धारित समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार के साथ जल्दी जल्दी कोच की ओर बढ़ी और सभी ने ट्रेन में सवार हो गए। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सफर प्रीति की जिंदगी का सबसे भयावह मोड़ बनने वाला है। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। डिब्बे में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी। जितनी सीटें थी लगभग उतने ही लोग बैठे थे और उसके अलावा कई यात्री खड़े भी थे। इसी वजह से कोच के अंदर भीड़ और उमस कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। इसी भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और सिर पर कैप पहन रखा था। वह कभी किसी से बात करता दिखता तो कभी अचानक उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता। कुछ देर बाद फिर लौटकर आकर फिर वही उसी सीट पर बैठ जाता। उसकी हरकतों में एक अजीब सा उतावलापन था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बार बार प्रीति की ओर झांकने की कोशिश कर रहा था। यह बात प्रीति के परिवार वालों की नज़र से भी छुपी नहीं रही। वे सभी अनजाने में और ज्यादा सतर्क हो गए। लेकिन लंबी यात्रा, भीड़ भाड़ और थकान के बीच कब रात बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे कोच में शांति छा गई और ज्यादातर यात्री सो गए। सुबह होते ही ट्रेन की रफ्तार
तेज हो जाती है और कुछ ही देर में वह मुंबई पहुंच जाते हैं। अब तारीख बदल चुकी थी। 2 मई 2013। प्रीति और उसके परिवार को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह करीब 8:05 पर स्टेशन पर वह गाड़ी आकर रुकती है। प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से नीचे उतरते हैं और आगे की यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति खुद को कुछ थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसके कदम थोड़े धीमे थे। वहीं उसके पिता और चाचा चाची उससे कुछ कदम आगे बढ़ चुके थे। जब प्रीति को एहसास हुआ कि वह उनसे काफ़ी पीछे रह गई है तो उसने भी तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से उनके पास पहुंच सके। लेकिन तभी अचानक प्रीति को महसूस होता है कि किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह चौंक कर पीछे मुड़ती है, यह देखने के लिए कि आखिर उसे किसने छुआ। जैसे ही प्रीति पीछे देखती है, उसकी नज़र उसी युवक पर पड़ती है, वही लड़का जिसने ट्रेन में अपना चेहरा ढक रखा था और बार बार उसे घूरे जा रहा था। प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले वह नकाबपोश युवक अचानक जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे से कुछ सीधे प्रीति के चेहरे की ओर उछाल देता है। जैसे ही वो चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, प्रीति जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी दर्द भरी आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठती है। प्रीति की चीख सुनते ही उसके पिता, चाचा और चाची दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं। आसपास मौजूद दूसरे यात्री भी घबराकर वहीं जमा हो जाते हैं, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके होते। प्रीति की हालत देखकर आसपास मौजूद लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके चेहरे पर किसी खतरनाक तरल पदार्थ को फेंका गया है। जैसे ही उसके पिता और चाचा चाची उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसके कपड़ों से कुछ छींटे उनके हाथों पर भी पड़ जाते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो वीडियो क्लिप यूज किया हूँ या जो भी विजुअल्स यूज किया हूँ वो काल्पनिक रूप से बनाया गया है ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। उनके हाथों में तेज जलन महसूस होती है, लेकिन अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए वे पूरी तरह प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति की तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी और हालत लगातार बिगड़ रही थी। बिना एक पल गवाए उसके पिता और चाचा उसे उठाकर स्टेशन मास्टर के कार्यालय की ओर ले जाते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेलवे अधिकारी भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और उसे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से प्रीति और अन्य प्रभावित लोगों को पहले भाभा हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रीति की स्थिति बेहद नाजुक थी। इसी वजह से रास्ते में ही फैसला बदल दिया जाता है और उसे पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इधर दूसरी तरफ वह नकाबपोश युवक जो यह सब कर चुका था, मौके से भागने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान प्रीति की चीख सुनकर वहीं पास में खड़े समीर शेख नाम के एक युवक का ध्यान उस ओर जाता है। वह जमीन पर पड़े उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि आखिर अचानक हुआ क्या है। तभी डिब्बे से कुछ तरल उसके हाथ पर गिर जाता है। समीर तुरंत उसे नीचे फेंक देता है और हालात को भांप जाता है। अब उसे साफ समझ आ चुका था, यह एक गंभीर हमला था। बिना देर किए समीर उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़ता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सलीम सलीम सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही मौजूद थे। जैसे ही समीर उन्हें इशारा करता है, वे दोनों भी इस युवक का पीछा करने लगते हैं। प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही पलों में वह नकाबपोश युवक सभी को चकमा देकर भीड़ में गायब हो जाता है और यहीं से यह मामला एक और भी डरावने मोड़ की तरफ बढ़ने लगता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, इन तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इस पूरे मामले में इनकी भूमिका बेहद अहम साबित होने वाली है। प्रीति को तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू किया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रीति के पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भी प्राथमिक उपचार के लिए भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और मौके की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पुलिस द्वारा
स्पॉट पंचनामा तैयार किया जाता है और हर छोटे पहलू को दर्ज किया जाता है। समीर के जख्म ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए कुछ समय बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद पुलिस उसे दोबारा घटनास्थल पर ले जाती है और उसके बयान के आधार पर औपचारिक रिकॉर्ड तैयार करती है। साथ ही मौके से जरूरी सबूत भी इकट्ठा किए जाते हैं। हालांकि शुरुआत में प्रीति को भाभा हॉस्पिटल से जाने की योजना थी, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक होने के कारण जल्दबाजी में उसे गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया। समस्या यह थी कि वहां बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की भी कमी थी। इसी वजह से कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने उसे मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज और गहन रूप से शुरू कर दिया जाता है। इसी दौरान पुलिस भी उसका बयान दर्ज करने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि प्रीति की आवाज लगभग चली गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था और गले पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था। ऐसे हालात में उसकी मौखिक बयान लेना संभव नहीं हो पाया। हालांकि शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन प्रीति का हौसला अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ इस दर्द से लड़ रही थी। जब वह बोल नहीं पा रही थी तो उसने इशारों में लिखने की इच्छा जताई। उसके बाद उसे कागज और पेन दिया गया। इधर देश के कई हिस्सों में इस घटना को लेकर आक्रोश फैलने लगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। और लोगों ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की कड़ी मांग शुरू कर दी। पुलिस पर भी भारी दबाव थी कि वह तुरंत अपराधी को पकड़ सके, लेकिन मुश्किल यह थी कि आरोपी का कोई ठोस सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा था। हाँ, घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी का स्केच तैयार करवाया और उसकी तलाश तेज कर दी गई। अब सवाल यही था, क्या पुलिस समय रहते उस शख्स तक पहुंच पाएगी? लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली ही थे। इसी बीच 4 मई 2013 को एक ऐसा फोन आता है जो इस केस की दिशा बदल देता है। फोन करने वाला शख्स था पवन कुमार। उसने प्रीति की बहन तनु को कॉल किया था और प्रीति की हालत के बारे में पूछताछ की। पवन कुमार एक बीटेक का छात्र था और उसकी प्रीति से पहले से जान पहचान थी। यह बात तनु को थोड़ी अजीब लगती है और वह तुरंत इसकी जानकारी अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है। अमर सिंह राठी बिना देर किए इस कॉल के बारे में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को बता देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक युवक ने फोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्क हो जाती है। पुलिस वह स्केच जो चश्मदीद गवाहों के बयान पर आधारित तैयार किया गया था प्रीति को दिखाती है और उससे पूछती है क्या वह इस व्यक्ति को पहचानती है। जवाब में प्रीति बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने लिखकर 3 नाम दर्ज किए, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा युवक इन तीनों में से कोई एक हो सकता था। अब चूंकि पवन कुमार ने खुद फोन करके प्रीति की स्थिति जानने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस को उस पर शक गहराता दिखाई देने लगा। पुलिस यह अनुमान लगाने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही यह जानना चाहता हो कि प्रीति जिंदा है या नहीं। इसी संदेह के आधार पर पुलिस पवन कुमार को शक के घेरे में लेकर जांच शुरू करती है और तुरंत उसकी तलाश तेज कर दी जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा और भी भड़क उठता है। हर तरफ से एक ही आवाज उठने लगती है, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं भी कर रहे थे। लेकिन अफसोस, प्रीति की हालत हर गुजरे दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसे कई दिन हो चुके थे। इस दौरान उसकी कई सर्जरी भी की गई थी, लेकिन सुधार होने के बजाय हालात और गंभीर होते चला गया। धीरे धीरे उसके शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद करने लगे। डॉक्टरों को जब यह एहसास हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो उसने तुरंत प्रीति को
बेहतर इलाज के लिए मुंबई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। यह मामला अब पूरे देश से जुड़ चुका था। लोग हर पल प्रीति की हालत के बारे में जानना चाहते थे। सरकार की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया था कि उसे हर संभव और सबसे अच्छा इलाज मिल सके। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया गया, देश के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम गठित हो गई और पूरा इलाज उन्हीं के हवाले कर दिया गया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी हालात संभल नहीं पाए। प्रीति को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। फिर भी डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और उसकी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते रहे। प्रीति भी पूरी हिम्मत से इस जंग को लड़ रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुक जाने के कारण प्रीति राठी इस दुनिया को अलविदा कह गई। और यहीं से यह मामला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली कहानी बन गया। प्रीति की मौत की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ जाती। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था। एक होनहार लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, उसका इस तरह जाना लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। प्रीति के निधन के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर अंतिम संस्कार के लिए उसके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। प्रीति के परिजन इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसी मांग के साथ प्रीति के शव को लेकर एक विरोध प्रदर्शन रैली भी निकाली जाती है। आखिरकार सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और उसके अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की बस एक ही मांग थी, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस समय तक पुलिस पवन कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। रेलवे पुलिस भी काफी कोशिशों के बावजूद पवन कुमार को घटना से सीधे जोड़ने वाला कोई प्रमाण जुटा नहीं पाई थी। इसी दौरान प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर जांच करवाते हैं। तब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में मौजूद ही नहीं था, बल्कि वह रोहतक में भी था। बाद में जब पुलिस ने पवन कुमार की फोन लोकेशन हिस्ट्री निकलवाई तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि घटना के समय वह वास्तव में रोहतक में ही था। यह सच सामने आना, वह भी पुलिस की बजाय पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस की जांच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह साफ संकेत था कि मामले की जांच सही दिशा में बढ़ नहीं पा रही थी। इसी वजह से अमर सिंह राठी अदालत का रुख करते हैं और कोर्ट में एक रीट पिटीशन दायर कर मामले की जांच सीबीआई मुंबई को सौंपने की मांग करते हैं। कोर्ट इस मांग को स्वीकार कर लेता है और केस की जांच सीबीआई मुंबई को सौंप दी जाती है। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही सीबीआई की टीम सबसे पहले प्रीति राठी के घर पहुंचती है और नए सिरे से जानकारी जुटाना शुरू करती है। अधिकारी प्रीति के कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों से भी विस्तार से पूछताछ करते हैं। इसी पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार एक अहम बात बताती है। उसके मुताबिक पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का युवक प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर प्रीति से शादी करने का दबाव भी बना रहा था, जिसे प्रीति ने ठुकरा दिया था। रिश्तेदार के अनुसार इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इस जानकारी के आधार पर सीबीआई अंकुर पवार को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब उससे पूछताछ किया जाता है कि 1 मई 2013 को वह कहाँ था, तो वह कोई साफ और ठोस जवाब नहीं दे पाता है। उल्टा वह बार बार अपने बयान बदलने लगता है। इतना ही नहीं, अधिकारियों की नज़र अंकुर के दोनों हाथों पर मौजूद जख्मों पर भी जाती है। ये निशान बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसी तेज रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से होते हैं। बार बार बयान बदलना और हाथों पर संदिग्ध जख्म, इन दोनों बातों ने सीबीआई का शक और भी गहरा कर दिया था।
अब सवाल यह था, क्या असली सच्चाई आखिरकार सामने आने वाली थी? सीबीआई की टीम 17 जनवरी 2014 को अंकुर पवार को पूछताछ के लिए मुंबई ले आती है। मुंबई में पहुंचते ही उससे और गहराई से पूछताछ की जाती है। Look at these cuts. Where did you get these injuries? It was an accident. Leave me alone. Don't lie to us. कुछ ही समय में पूछताछ की दिशा साफ होने लगती है और धीरे धीरे सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती है। पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि उस दिन हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। उसके बाद पुलिस बिना देर किए अंकुर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लेती है और मेडिकल जांच के लिए उसे जे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस फिर से उससे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर खुद यह बात स्वीकार कर लेता है कि वह प्रीति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब प्रीति ने साफ तौर पर इनकार कर दिया तो वह अंदर ही अंदर बेहद नाराज और कुंठित हो गया। इसी दौरान प्रीति को इंडियन नेवी में नौकरी मिल गई, जबकि अंकुर उस समय बेरोजगार था। इस बात को लेकर उसके घर वाले भी उसे ताना देने लगे थे। धीरे धीरे यह सब मिलकर अंकुर के भीतर प्रीति के प्रति जलन और गुस्से को और बढ़ाता चला गया। यही से उसके मन में यह गलत सोच घर कर जाती है कि वह प्रीति को सबक जरूर सिखाएगा। प्रीति के नेवी में चयन की खबर आसपास के लोगों को भी पता चल चुकी थी। यह भी चर्चा में था कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाने वाली है। यह जानकारी अंकुर तक भी पहुंच चुकी थी और इसी वजह से उसने उसी ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। उसकी योजना शुरू में ट्रेन के अंदर ही हमला करने की थी, लेकिन डिब्बे में भीड़ बहुत ज्यादा थी और अंकुर की हरकतों को देखकर प्रीति के माता पिता भी पहले से ही सतर्क थे। इसी कारण ट्रेन के भीतर उसे कोई मौका नहीं मिल पाया। सुबह करीब 4 बजे अंकुर कुछ देर के लिए ट्रेन के शौचालय के पास भी खड़ा था। उसकी सोच थी कि अगर प्रीति इधर आए तो वही अपनी योजना को अंजाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह कोशिश भी नाकाम रही। आखिरकार जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तभी अंकुर अपने इरादे को अंजाम देता है। हालांकि अंकुर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पुख्ता सबूत इकट्ठा करना। इसी वजह से जांच एजेंसी अंकुर पवार के खिलाफ सबूतों की कड़ी मजबूत करने में जुट जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर उसने यह खतरनाक पदार्थ कहां से हासिल किया था। जांच के दौरान यह सामने आता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए यह पदार्थ खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से एक दुकान खोली है और उसे उसी काम के लिए इसकी ज़रूरत है। अंकुर ने दुकानदार को यह भी कहा था कि आगे चलकर वह बड़ी मात्रा में यह पदार्थ खरीदेगा, लेकिन पहले गुणवत्ता देखने के लिए सैंपल चाहता। इसी बात को सुनकर दुकानदार ने उसे एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में करीब 2 लीटर तरल पदार्थ सैंपल के रूप में दिया था। सबूतों को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने अंकुर की फ़ोन डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाई। जांच में यह साफ हो गया कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर मौजूद था और फिर 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन उसकी लोकेशन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर पाई गई। अब आखिरी कड़ी थी आरोपी की पहचान को पूरी तरह पुख्ता करना। इसके लिए पुलिस आंखों देखे गवाहों के सामने पहचान परेड कराती है। इस प्रक्रिया के दौरान कई लोगों को एक साथ खड़ा किया जाता है और यहीं से मामला अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ने लगता है। पहचान परेड में अंकुर पवार को भी अन्य लोगों के साथ खड़ा किया जाता है। इसके बाद उन सभी लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले यह बयान दिया था कि उन्होंने घटना के समय हमलावर को देखा था। इन गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख शामिल थे। जैसे ही उनकी नज़र अंकुर पवार पर पड़ती है, वे बिना किसी झिझक के उसे पहचान लेते हैं और पुलिस को साफ तौर पर बताते हैं यही वो लड़का है जो घटना के बाद मौके से भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर वारदात को अंजाम देकर पीछे मुड़ा था तभी उसके चेहरे से ढका हुआ गमछा हट गया था। सबसे पहले उसी समय समीर शेख ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। भागते हुए एक पल के लिए अंकुर ने पीछे देखा था
और उसी क्षण समीर ने उसका चेहरा साफ देख लिया था। इतना ही नहीं, सलीम और सलमान भी उस दौरान उसका चेहरा देख चुके थे। यही वजह थी कि पहचान परेड के दौरान तीनों ने एक सुर में अंकुर को पहचान लिया। परेड के समय समीर शेख यह भी पुष्टि करता है कि जो डिब्बा पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया था वही डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का एक और व्यक्ति भी पहचान परेड में अंकुर को पहचानता है। साथ ही एक अन्य गवाह यह बयान देता है कि अंकुर घटना वाली रात ट्रेन में मौजूद था। उसके अनुसार तड़के करीब 4 बजे उसने अंकुर को ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़े देखा था। इन सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर पुलिस अंकुर पवार को मुख्य रूप से आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल करती है। इसके बाद मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। अब जो बात सामने आती है वह किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाली थी। जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह कई बार मुस्कुराते हुए आता है। कुछ मौकों पर तो वह कैमरों और लोगों को देखकर विक्ट्री साइन तक दिखाता था। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी समीर, सलीम और सलमान शेख दोबारा अंकुर की पहचान करते हुए अपनी गवाही दर्ज कराते हैं। सभी सबूतों, गवाहों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंततः स्पेशल कोर्ट अपने फैसले पर पहुंचती है और अदालत में प्रीति राठी हत्याकांड में अंकुर पवार को आईपीसी धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट द्वारा उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक बेहद अहम और दुर्लभ फैसला था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ऐसे अपराध में दोषी पाए गए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस की पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा था कि यह कृत्य महिलाओं के खिलाफ किए गए सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है और यहीं पर इस दर्दनाक कहानी का एक अध्याय खत्म होता है। लेकिन सवाल अब भी हमारे जहन में गूंजता है, क्या ऐसे फैसले समाज में डर पैदा कर पाएंगे या फिर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी? इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। जज ने कहा था कि इस हमले में प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस गया था और उसकी हालत इतनी भयावह हो चुकी थी कि अगर प्रीति ने उस समय खुद को आईने में देख लिया होता तो शायद वह उस सदमे को सह नहीं पाती। यह टिप्पणी अंकुर की क्रूर मानसिकता को समझाने के लिए काफी थी। अंकुर पवार कितना निर्दयी और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई तब उसके चेहरे पर डर या पछतावे का नामो निशान तक नहीं था। उसने जो कुछ भी किया उस पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उल्टा वह कोर्ट में बेपरवाही से मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसकी यह बेरहम मुस्कान प्रीति के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। हालांकि मुंबई सेशन कोर्ट ने अंकुर को मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन अंकुर ने इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पद्मनाभ नायक की बेंच ने की। लंबी कानूनी प्रक्रिया और विस्तार से सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के मृत्युदंड के फैसले को बदलते हुए उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वैसे जिस असहनीय पीड़ा से प्रीति गुजरी और जिस दर्द के साथ उसके माता पिता को जिंदगी भर जीना पड़ा, उसके सामने शायद उम्र कैद ही नहीं बल्कि फांसी की सजा भी कम लगती है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और ज़रूरी कहानियाँ आपके लिए लगातार लाते रहें और आप हमारे परिवार का हिस्सा बने रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।